हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम संगम युग के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने इस बात पर चर्चा की कि कितने संगम हुए। संगम साहित्य के बारे में भी हमने बात की और संगम साहित्य में वर्णित जो राजवंश हैं, चैर, पांड्य और चोल, उन राजवंशों के प्रमुख शासकों के बारे में भी हमने बात की। आज की क्लास में हम संगम युगीन समाज और संस्कृति के विविध पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से आज की क्लास में हम संगमकालीन शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था और आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संगम युगीन शासन व्यवस्था की। तो संगम युगीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कुरल, शिल्पाधिकारम और मणिमेखले से हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर हमें ये जानकारी मिलती है कि इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का ही प्रचलन था, जिसमें राजा की शक्ति सर्वोच्च हुआ करती थी। राजा के अधिकार और शक्तियां असीमित थीं। इस प्रकार सिद्धांता व निरंकुश था, लेकिन व्यवहारिक तौर पर उसकी निरंकुशता पर कुछ रोक भी लगाई गई। उसे परंपरागत नियमों का पालन करना पड़ता था। उसके बुद्धिमान मंत्री और दरबारी कविगण उसे निरंकुश होने से बचाते थे और उसके ऊपर जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों से निर्मित 5 समितियों का नियंत्रण रहता था, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती थी और स्वायत्त थी। संगमकालीन कवियों द्वारा राजा के सदाचरण और नैतिकता पर बल दिया गया है। उसके नैतिक चरित्र का प्रजा द्वारा अनुकरण किया जाता था। राजा प्रजा हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देता था। राजा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी प्रजा के साथ पुत्रवत व्यवहार करे और उसके सुख दुख का सदैव ध्यान रखे। संगम साहित्य में उसे धर्म, साहित्य, कला आदि को संरक्षण प्रदान करने की सलाह दी गई है। संगम युग में उत्तराधिकार का नियम स्पष्ट नहीं था और इसीलिए उसके लिए युद्ध भी हुआ करते थे और कभी कभी एक साथ कई शासक शासन करते थे। शासन कार्य में राजा ब्राह्मणों की सभा से सहायता प्राप्त करता था। राजधानी में एक राजसभा हुआ करती थी, जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। संगम युग में स्थानीय शासन को भी महत्व दिया गया। नगर और ग्राम में अलग अलग सभाएं हुआ करती थी। नगर सभा का मुख्य कार्य शासक को न्याय के कार्य में सहायता देना और उसे परामर्श देना होता था। ग्राम सभा का कार्य क्षेत्र गाँवों में था। गाँव में पंचायतों का भी बड़ा महत्व हुआ करता था। अब हम बात करते हैं संगमकालीन कर व्यवस्था की। तो चूंकि संगम युग में कृषि और व्यापार वाणिज्य दोनों ही अत्यंत विकसित अवस्था में थे और इसीलिए राज्य की आय का प्रमुख साधन इन्हीं पर लगाए जाने वाले कर थे। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था और संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, लेकिन कभी कभी इसे बढ़ाया भी जा सकता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी और इससे भी राज्य को प्रभुत आय हुआ करती थी। इस युग के शासक युद्ध में लूट का धन भी प्राप्त किया करते थे और यह भी राजकोष की वृद्धि का एक प्रमुख साधन बन गया था। संगमकालीन न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संगम साहित्य से तत्कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में भी हमें कुछ बातें ज्ञात होती हैं। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत हुआ करता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। इसमें राजा के अलावा अन्य सदस्य भी हुआ करते थे। न्यायाधीशों से निष्पक्ष होकर न्याय करने की आशा की जाती थी। इस काल का दंड विधान अत्यंत कठोर था। मृत्यु दंड, कारावास, आर्थिक जुर्माना आदि विविध रूपों में दंड प्रदान किए जाते थे। अपराधी को कभी कभी भीषण यातनाएं भी दी जाती थी। चोरी और व्यभिचार के अपराध में मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ को काट लिया जाता था। संगमकालीन सैन्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो संगम युग के जो शासक थे वो युद्ध प्रेमी थे और चक्रवर्ती सम्राट बनने की आकांक्षा रखा करते थे। युद्ध में वीर गति पाना बहुत ही शुभ का कार्य माना जाता था। सेना का प्रधान सेनापति या एनआरडी के नाम से जाना जाता था। राजा की सेना में पेशेवर सैनिक ही हुआ करते थे और राजा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाता था और सेना का संचालन करता था। कभी कभी स्त्रियां भी युद्ध में अपने पतियों के साथ जाया करती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा और शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। सैनिक शिविर लगाए जाते थे। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में स्मृति पत्थर लगाकर उनकी पूजा की जाती थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए महिलाओं को तैनात करता
था। विजेता शासित प्रदेशों की प्रजा के साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। विजित प्रदेशों को लूटने के पश्चात वहां की फसलों को नष्ट कर दिया जाता था। अब हम बात करते हैं संगमकालीन आर्थिक जीवन की। तो संगम साहित्य से उस युग की आर्थिक समृद्धि का बोध हमें होता है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और व्यापार ही थे और साथ ही पशुपालन और उद्योगों का भी विकास हुआ था। तमिल अर्थव्यवस्था में कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। राज्य की कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। प्रदेश की भूमि उपजाऊ होने से फसल भरपूर होती थी और अनाज की कमी नहीं थी। मांस, मछली, फल, सब्जी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। चैर राज्य अपने भैंसों, कटहल, काली मिर्च और हल्दी के लिए बहुत ही विख्यात था। चोल राज्य में कावेरी नदी से सिंचाई में सुविधा होती थी और कहा जाता है कि इस राज्य में एक हाथी जितनी जगह में बैठता था उतने में ही 7 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अनाज पैदा किया जाता था। एक वैली जमीन में करीब 1000 कलाम धान पैदा होती थी और यहाँ तक कि पारी नामक छोटे से राज्य के जंगलों में भी पर्याप्त मात्रा में एक प्रकार का धान, कटहल, वली नामक कंद और मधु होता था। रागी और गन्ना की खेती, गन्ना से ईख बनाने की प्रक्रिया, फसलों के काटने और अनाज को सुखाने जैसी प्रक्रिया का वर्णन संगम कविताओं में हमें मिलता है। मसालों की खेती भी बड़े पैमाने पर हुआ करती थी और इसका निर्यात किया जाता था। खेतों की सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। बड़े किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, परंतु कृषि दासों की स्थिति दयनीय प्रतीत होती है। कृषि कर्म में निम्न वर्ग की स्त्रियां यानी कदेसियर भी भाग लेती थी। कृषि के सहायक उद्योग के रूप में पशुपालन का भी बहुत विकास हुआ। चरवाहों का एक अलग वर्ग ही था और शिकारियों और मछुआरों की भी आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। संगम युग में विभिन्न उद्योगों और शिल्पों का भी विकास हुआ। वस्त्र उद्योग उन्नत स्थिति में था। सूती और रेशमी दोनों प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते थे। सूत काटने और वस्त्र बुनने का काम सामान्यतः स्त्रियां किया करती थी। वस्त्रों पर सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे। उरेयूर सूती वस्त्र और सूत का एक विख्यात केंद्र था। अनेक कविताओं में सांप, कैंचुल के समान पतले और धवल वस्त्र बुने जाने का उल्लेख मिलता है। वस्त्रों की सिलाई कटाई भी हुआ करती थी। हाथी दांत का सामान तैयार करने तथा सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्नों से आभूषण बनाने का उद्योग भी उस समय समुन्नत स्थिति में था। समुद्र से मोती निकालने और नाव और जहाज बनाने का उद्योग प्रगति पर था। इसके अलावा मिट्टी और धातु के बर्तन बनाने, लोहे के औजार और उपकरण बनाने और नमक बनाने का व्यवसाय भी बहुत प्रचलित था। यदि संगम युगीन समृद्धि के मुख्य कारण की बात की जाए तो इसका मुख्य कारण आंतरिक और विदेशी व्यापार का विकास था। व्यापारी तमिल प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गाड़ियों में सामान भरकर और मालवाहक पशुओं पर लादकर कारवां या समूह में भ्रमण किया करते थे। आंतरिक व्यापार की एक मुख्य वस्तु नमक थी। नमक के व्यापारी गाड़ियों में अपने परिवार के साथ भ्रमण करते थे। इसके अलावा आंतरिक व्यापार अनाज, मसालों, मछली, कपड़े, जड़ी बूटी, तेल, घी, गन्ना इत्यादि का भी हुआ करता था। संभवतः आंतरिक व्यापार विनिमय के आधार पर होता था। उदाहरण के लिए मुसीरी में धान के बदले मछली के विनिमय का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जड़ी बूटी, मछली के तेल, ताड़ी, गन्ना इत्यादि के अदला बदली का उल्लेख मिलता है। संगमकालीन विदेशी व्यापार की अगर हम बात करें तो यह सामुद्रिक मार्ग द्वारा होता था। संगम साहित्य में बहुत सारे बंदरगाहों और उनकी संपन्नता का उल्लेख हमें मिलता है। पुहार का बंदरगाह चोलों के अधीन व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, जहां बड़े बड़े विदेशी जहाज सोना और सामान भरकर लाते थे और यहां से सामान ले जाते थे। पुहार में विभिन्न प्रकार के बाजार भी बस गए थे। पुहार नगर की समृद्धि का वर्णन शिल्पाधिकारम में किया गया है। जहाज़ों पर झंडे लगे रहते थे और जहाज़ों के मार्गदर्शन के लिए समुद्र के किनारे पर प्रकाश स्तंभ बनाए गए थे। पांड्य राज्य में शालियोर और चैर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह थे। पेरिप्लस नामक ग्रंथ से भी इस काल के विदेशी व्यापार पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है और इस ग्रंथ के अनुसार भारत व रोमन साम्राज्य के मध्य व्यापार उन्नत स्थिति में था। नोरा, तोंडी, मुसिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। भारत से काली मिर्च और अन्य प्रकार के मसाले, हाथी दांत, मोती, मलमल, रेशमी वस्त्र, बहुमूल्य रत्न, हीरे, नीलम इत्यादि वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। इनके बदले भारत विदेशों
देशों से शराब, रोम के बर्तन, रत्न, कपड़े और सोने का आयात किया करता था। हिप्पालस द्वारा मानसून की खोज के बाद रोमन जगत से व्यापार का अधिक विकास हुआ। मलय प्रायद्वीप से भी व्यापारिक संबंध था। संगम साहित्य में विदेशी व्यापार का जो विवरण मिलता है उसकी पुष्टि के पुरातात्विक साक्ष्य दक्षिण भारत से हमें उपलब्ध हुए हैं। करूर, उरेयूर, कावेरीपत्तनम, कांचीपुरम, अरिकामेडु और अन्य स्थलों से हुए उत्खननों से रोमन सिक्के और बर्तन बड़ी संख्या में मिले हैं। विदेशी व्यापार से भारत को अधिक लाभ हुआ और यहाँ प्रचुर मात्रा में सोना आया। 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट होने लगी और उसका परिणाम ये निकला कि तमिल प्रदेश की संपन्नता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।